Good evening, everyone. Today we will learn about this value-added method. Okay, we have three methods. We all know that we have three methods of calculating national income. And among these three methods, this is the first one that is known as value-added method, or we can also say this as product method. Okay, product method. So product method or value-added method. Okay, so we learn the formula how to calculate national income with the help of value-added method. So remember, whenever we are supposed to calculate this method, please always start with gross domestic product at market price, that is GDP-MP, which is also known as domestic income. So GDP-MP, or sometimes you may be given as gross value added at market price. Okay. So how we will start with this GDP-MP or gross value added at market price? The formula is very simple. That is value of output minus intermediate consumption. IC stands for intermediate consumption. Now let us understand the meaning of this value of output. तो value of output होता क्या है? Value of output को हम sales भी बोल सकते हैं. क्यों sales बोल सकते हैं? क्योंकि value of output का मतलब टोटल कितना रेवेन्यू एक पर्टिकुलर प्रोड्यूसर ने अर्न किया एक दिन में. तो सेल्स क्या होगा? जैसे पकड़ लीजिए एक सामान का दाम 5 रुपया है. ओके, लेट अस टेक द प्राइस ऑफ दिस पेन एज 5 रुपीज. 5 रुपये दाम है और कितना टोटल पीसेस बिक्री किया या बेचा? टोटल पीसेस बिक्री किया 100. ओके, एंड एक का दाम 5 रुपया है. तो अगर एक का दाम 5 रुपया है और 100 एक दिन में बिका तो टोटल हमारा जो वैल्यू ऑफ आउटपुट है वो 500 हो जाएगा. 5 into 100 500. So sometime if value of output is not given, you must remember that if I calculate price into quantity, okay, I will get the value of output. So remember, if value of output is given, well and good, and if not given, you just in the question you will be given with price per unit and quantity sold. So you multiply, you will get value of output. So value of output सिंपल टर्म में हम बोल सकते हैं कि वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या होता है? सेल्स होता है. एक पर्टिकुलर प्रोड्यूसर का सेल्स होता है. अब सपोज मैंने जैसे एग्जांपल लिया था, इस सामान का दाम 5 रुपया था और उन्होंने 100 क्वांटिटी सेल किया था, तो टोटल जो सेल था वो 500 था. अब ये 500 को हम प्रॉफिट नहीं पा सकते. दैट इज नॉट ए प्रॉफिट. इस 5 रुपया में जब बेच रहा था तो उसको बनाने का खर्चा भी होगा. तो सपोज ये जो है इंटरमीडिएट कंजम्पशन, इसको हम बोलते हैं क्या? खर्चा. ओके, तो कितना खर्चा हुआ होगा एक फर्म का? तो 5 रुपये में जब बेच रहा है तो सपोज 2 रुपये इसका खर्चा था, तो 100 यूनिट बना था, तो इसका खर्चा कितना हो गया? 200. और यहाँ पे टोटल उसका सेल कितना था? 500. तो 500 माइनस 200 करेंगे तो हमारा जीडीपी एमपी कितना आ गया? 300. तो ये 300 हुआ हमारा जीडीपी एमपी. अब और एक चीज मैं इसमें बताना चाहूंगा कि ये जो वैल्यू ऑफ आउटपुट होता है, क्वेश्चन में वैल्यू ऑफ आउटपुट तीनों सेक्टर्स का वैल्यू ऑफ आउटपुट इंक्लूड होता है इसमें. जैसे पकड़ लीजिए कि प्राइमरी सेक्टर है, सेकेंडरी सेक्टर है, टर्शियरी सेक्टर है. तो अगर वैल्यू ऑफ आउटपुट दिया है तो तीनों सेक्टर का दिया अगर होगा एक्स्ट्रा करके, हम क्या करेंगे? इन तीनों को एक साथ में एडिशन कर देंगे और वैल्यू ऑफ आउटपुट मिल जाएगा. सपोज दिया है वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑफ प्राइमरी सेक्टर 10, सेकेंडरी सेक्टर का 10, टर्शियरी सेक्टर का 10. तो हम क्या करेंगे? वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालने के लिए हम तीनों का जो वैल्यू ऑफ आउटपुट है तीनों को प्लस करके क्या आ जाएगा? 10 + 10 + 10 हमारा टोटल आ जाएगा 30. So 30 will be our value of output. In case this primary, secondary and tertiary values are given separately. अगर एक साथ है तो कोई टेंशन ही नहीं है, डायरेक्ट 30 लिख देंगे हम. ठीक है, तो ये हुआ एक फॉर्मूला. ठीक है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस ऐसे, ये एक हुआ. होपफुली आप लोग समझ गए होंगे. इसके अलावा और एक फॉर्मूला है जो हम यूज करते हैं कब? जब चेंज इन स्टॉक दिया होता है. ठीक है, तो उसका फॉर्मूला क्या बनेगा? जीडीपी एमपी सेम स्टार्ट करने का प्रोसेस सेम है, या जीपीए एमपी इक्वल्स टू सेल्स. तो वैल्यू ऑफ आउटपुट को ही सेल्स बोला जाता है. सेम चीज है ये और ये, प्लस चेंज इन स्टॉक. ठीक है, चेंज इन स्टॉक क्या होता है? जो सामान प्रोड्यूसर के पास बच गया हो. अब सपोज इसने 100 क्वांटिटी बनाया था, ऐसा तो श्योर नहीं है कि वो 100 क्वांटिटी बेच ही लेगा. ओके, कुछ आउटपुट जो बच गया या बिका नहीं, अनसोल्ड गुड्स. तो कभी कभी चेंज इन स्टॉक को हम अनसोल्ड गुड्स भी बोलते हैं. तो अनसोल्ड गुड्स जो रह जाएगा वो चेंज इन स्टॉक बन जाएगा. तो सेल कितना था? सपोज पकड़ लीजिए 500, तो वो सेल्स रहेगा. ठीक है, चेंज इन स्टॉक क्या है? जो नहीं बिका, जो सामान बच गया है उसको बोलते हैं चेंज इन स्टॉक. और आईसी तो सेम रहेगा, इंटरमीडिएट कंजम्पशन. मैंने पहले बताया वो खर्चा है.
तो चेंज इन स्टॉक अगर क्वेश्चन में नहीं दिया रहेगा, डायरेक्टली कभी नहीं भी होता है, तो याद रखना है कि चेंज इन स्टॉक नहीं होने से हम क्या करेंगे, हम करेंगे क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, तो ये सिनेरियो बनेगा तभी जब चेंज इन स्टॉक ना दिया हो। ओके, अब चेंज इन स्टॉक दिया होगा तो ये इसको देखने का जरूरत नहीं है। अगर क्वेश्चन में पकड़ लीजिए कि चेंज इन स्टॉक भी दिया है, क्लोजिंग स्टॉक भी दिया है, ओपनिंग स्टॉक भी दिया है, ओके, सो वी विल नॉट सी, वी विल ओनली सी द वैल्यू ऑफ चेंज इन स्टॉक। तो सेल्स मतलब जो सामान उन्होंने बेचने के लिए जितना वैल्यू है 500, चेंज इन स्टॉक जो बच गया, या हम बोल सकते हैं अनसोल्ड गुड्स, और आईसी क्या है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन, जिसको हम खर्चा बताते हैं। अब कुछ स्टूडेंट्स मुझे पूछते हैं कभी कभी कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा फॉर्मूला हमको यूज करना है। इट्स वेरी सिंपल, तुमको क्या करना है, पहले आइटम्स को देखना है, और आइटम्स में जब आप देखोगे तो देखना कि चेंज इन स्टॉक दिया है कि नहीं दिया है। अगर चेंज इन स्टॉक दिया है देन श्योर हो जाओ कि हम इस फॉर्मूला के साथ जाएंगे, या क्लोजिंग स्टॉक या ओपनिंग स्टॉक कुछ भी ऐसा चीज दिया होगा तो सोच लेना कि हमको सेकंड से जाना है। और अगर नहीं दिया है चेंज इन स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, तो हम अपना पहले फॉर्मूला से जाएंगे। होपफुली यू अंडरस्टूड दिस। तो इसको करने से हमको क्या मिल रहा है, हमको मिल रहा है जीडीपी-एमपी। ठीक है, हमको क्या मिलेगा, जीडीपी-एमपी, हमको क्या मिलेगा, जीडीपी-एमपी। और नेशनल इनकम हमारा होता है कहाँ पे, एनएनपी-एफसी पे। ठीक है, हमेशा कोई भी मेथड हो, या वो वैल्यू एडेड मेथड हो, इनकम हो या एक्सपेंडिचर हो, हमारा जो नेशनल इनकम है वो हमेशा एनएनपी-एफसी पे रहेगा। ये चीज याद रखिएगा आप लोग, नेशनल इनकम हमारा हमेशा एनएनपीएफसी पे रहेगा। तो हमको जीडीपी-एमपी से एनएनपीएफसी तक आना है, ये हम लोग कर दिया तो ऑटोमेटिकली जीडीपी-एमपी मिल गया। सो जीडीपी-एमपी हमारे पास है, हम पकड़ लेते हैं कि जीडीपी-एमपी का वैल्यू हमारे पास है। अब हम क्या करेंगे, इसको बहुत सिंपल सा चीज है, जीडीपी-एमपी से एनएनपीएफसी पहुंचने के लिए हमको डेप्रिसिएशन माइनस करना पड़ेगा, एनआईटी जो है वो भी माइनस करना पड़ेगा, साथ में प्लस एन फीफा करेंगे। जो एन फीफा क्या होता है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। और डेप्रिसिएशन कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल आल्सो इट इज डन सम टाइम। और एनआईटी क्या होता है, अगर एनआईटी डायरेक्टली हो तो उसको ले लीजिए, और नहीं होगा तो आईटी माइनस सब्सिडी दिया होगा। ठीक है, तो ये हुआ फॉर्मूला वैल्यू एडेड का। अगर आप मुझे चाहते हैं कि ये जो फॉर्मूला है वो मैं आपको इजी वे में याद करा दूं, तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं फिर से एक वीडियो बना दूंगा कैसे ये फॉर्मूला को कन्वर्ट करके हम एनएनपीएफसी तक आते हैं, या एनआईटी में कैसे कब यूज करेंगे हम आईटी माइनस सब्सिडी। ठीक है, सो होपफुली यू लाइक द वीडियो, थैंक यू सो मच।